नमस्कार दोस्तों, मैं पवन मिश्रा आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी के घटना चक्र की सीरीज़ में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग कल की जो क्लास थी, कल तक हमने जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ हैं और जो डिफरेंट वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज़ हैं और उनके जो कैपिटल हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देख लिया था। उससे मैंने बताया था आपको कि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उससे एक नए क्वेश्चन ज़रूर आता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हाइड्रोस्फीयर है। दोस्तों, अर्थ पे पाए जाने वाले जल की जो डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, उन सारे सबका कलेक्शन क्या कहलाता है? हाइड्रोस्फीयर कहलाता है। तो वो जल चाहे ग्राउंड वाटर के फॉर्म में हो, चाहे ओशियन के फॉर्म में हो, चाहे ग्लेशियर के फॉर्म में हो, चाहे आइस क्यूब के फॉर्म में हो, चाहे रिवर्स के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में होता है। ठीक है, तो हाइड्रोस्फीयर स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। ओशियन का जो सी फ्लोर होता है उसका ये नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है। स्टार्टिंग में जैसे ही हम लैंड से ओशियन में इंटर करते हैं तो लैंड और ओशियन के कंटेंट वाला पॉइंट जो है, जहाँ से पानी स्टार्ट हो जाता है और कुछ गहराई तक कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहलाता है। उसके बाद स्लोप जो है तेज़ी से घटता है, जिस वाले क्षेत्र को कॉन्टिनेंटल स्लोप कहते हैं। और कॉन्टिनेंटल स्लोप में सबमरीन कैनियंस मिलते हैं। और कॉन्टिनेंटल स्लोप के बाद फिर हल्का सा समुद्र के तल पे उठाव होता है, जिसको कॉन्टिनेंटल राइज कहते हैं। और उसके बाद फिर बहुत ही डीप ट्रेंचेज मिलते हैं, बहुत ही गहरी खाइयाँ मिलती हैं। और इन खाइयों के बाद क्या मिलता है? अबिसल प्लेन या अबिसल फ्लोर मिलता है, यानी जो समुद्र के तल का वो जो बिल्कुल समतल वाला मैदान होता है वो मिलता है। और उसके बाद क्या होता है? हमारा जो मिड ओशियानिक रिजेज होते हैं दोस्तों, पूरे जो जितने भी ओशियन हैं सब में पर्वतों की एक श्रृंखला, लगातार जुड़ी हुई पर्वत की एक श्रृंखला पाई जाती है, जिसको मिड ओशियानिक रिजेज कहते हैं। इसको हम अभी आगे देखेंगे। और फिर दूसरे स्ट्रक्चर जैसे टेबल माउंट जो गायोट होते हैं या सी माउंटेन, अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर मिलते हैं। तो यह एक नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है किसी भी कॉन्टिनेंटल किसी भी ओशियन फ्लोर का। उसके बाद यहाँ पे कुछ फैक्ट दिए हैं, जैसे 71% वाटर ऑन अर्थ सरफेस। दोस्तों, अर्थ का जितना भी सरफेस है आपको पता ही होगा कि उसका 71% के आसपास क्या है? वाटर है, बाकी लैंड है। अब ये जो 71% वाटर है, इसका 97% तो सैलाइन वाटर है ओशियन का। बाकी के जो 3% है वो फ्रेश वाटर होते हैं, जिसको ह्यूमन यूज कर सकते हैं, मतलब मीठा होता है। ठीक है, तो 3% केवल ही फ्रेश वाटर होता है। तो क्वेश्चन यह आता है कि जो फ्रेश वाटर है उसमें कौन किस रेशियो में होता है? तो दोस्तों, जो 3% फ्रेश वाटर बचा है उसमें ग्लेशियर्स और आइस कैप मिला के, यानी जो पानी फ्रेश वाटर है वो बर्फ़ के फॉर्म में 68.7% होता है। तो आप सोच सकते हो कि जितना भी फ्रेश वाटर ह्यूमन के यूज के लिए अवेलेबल है उसका 68.7% तो ग्लेशियर्स एंड आइस कैप्स के फॉर्म में मिलता है। बाकी उसके बाद ग्राउंड वाटर अप्रॉक्सीमेटली फ्रेश वाटर का 30% होता है। और उसके बाद सरफेस वाटर जो नदी और तालाब पे दिखता है 0.3% होता है। और फिर अदर्स होते हैं 1% में। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि लेस देन 1% ऑफ फ्रेश वाटर इज़ अवेलेबल फॉर यूज। क्योंकि दोस्तों, जो वाटर ग्लेशियर के फॉर्म में है, आइस कैप्स के फॉर्म में है, जैसे हिमालय के माउंटेन हिमाद्री पे जमा हुआ है, तो उसको हम यूज के लिए वो अवेलेबल नहीं होता, क्योंकि वो जब पिघलेगा पानी बनेगा तब यूज के लिए अवेलेबल होगा। तो टोटल जितना भी अर्थ वाटर है उसका 1% से भी, मतलब कि जितना भी हमारे पास फ्रेश वाटर है उसका 1% जो होता है वो क्या होता है? जितना भी हमारे पास वाटर है उसका केवल 1% जो है वो फ्रेश यूज के लिए, मतलब हमारे ह्यूमन के यूज के लिए अवेलेबल होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि फ्रेश वाटर का 68.7% आइस क्यूब्स एंड ग्लेशियर्स के फॉर्म में मिलता है, और उसके बाद ग्राउंड वाटर के फॉर्म में। उसके बाद यहाँ पे 4 सी दिया है और पूछ रहा है कि इसमें से डीपेस्ट कौन है? तो साउथ चाइना सी, बेरिंग सी, मेडिटेरियन सी और जापान सी। दोस्तों, इसमें जो साउथ चाइना सी है वो पैसिफिक ओशियन का पार्ट है, और आपको पता होगा कि पैसिफिक ओशियन जो है वो डीपेस्ट ओशियन है। तो साउथ चाइना सी इन चारों में डीपेस्ट ओशियन है। और हमें पता है कि इसी में मैरियाना ट्रेंच भी, इस साउथ चाइना सी में ट्रेंचेज मिलते हैं। और ट्रेंचेज मतलब क्या होता है? कि समुद्र के अंदर का गर्त। उसके बाद है
ऑन सी लेवल अर्थ, जो समुद्र का तल है, नियरेस्ट प्लेस टू सेंटर ऑफ अर्थ। दोस्तों हमें पता है कि अर्थ जो है वो एलिप्टिकल यानी दीर्घवृत्त के आकार की है। तो जो दीर्घवृत्त का स्ट्रक्चर आप देखते होंगे कि तो पोल पर जो दीर्घवृत्त जो है कम चपटा होता है और जो साइड होते हैं वहाँ पे ज़्यादा होता है। तो अर्थ भी इक्वेटर पर, अगर हम सेंटर से अर्थ के इक्वेटर को मर्ज करें तो सबसे ज़्यादा के भी डिस्टेंस देखें हो तो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस की दूरी होती है, और अगर हम अर्थ के सेंटर से पोल की डिस्टेंस देखें तो सबसे कम दूरी होती है। तो सी लेवल से सेंटर ऑफ अर्थ का नियरेस्ट पॉइंट क्या होता है? नॉर्थ पोल होगा, जो कि हमारा आर्कटिक ओशन में है। उसके बाद ये क्वेश्चन कई बार आया है कि डेटम लाइन क्या होता है। तो दोस्तों डेटम लाइन का मतलब क्या होता है कि सी का जो लेवल होता है यानी जो समुद्र तल का होता है, समुद्र तल से मतलब कि समुद्र तल का वह रेखा जहाँ से किसी भी वस्तु की हाइट नापी जाती है। जैसे कहा नहीं जाता कि ये माउंटेन समुद्र तल से 600 मीटर ऊंचाई पर है, या फिर ये कहा जाता है कि यह जो स्थान है वो समुद्र तल से 300 मीटर गहराई पर है। तो जो डेटम लाइन जो है सी लेवल पर वह हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, सी लेवल का वह हॉरिजॉन्टल लाइन होता है जहाँ से किसी भी वस्तु का हाइट या डेप्थ जो है वो मेजर किया जाता है। उसके बाद जितना भी हमारा ओशियन है उसमें लार्जेस्ट पैसिफिक ओशियन ये है, तो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर हाइड्रोस्फीयर। तो हमारे हाइड्रोस्फीयर का लार्जेस्ट पार्ट क्या है? पैसिफिक ओशियन है। तो अगर हम एरिया वाइज देखें तो पैसिफिक ओशियन सबसे बड़ा है, उसके बाद अटलांटिक ओशियन है, फिर इंडियन ओशियन है, और उसके बाद क्या है? आर्कटिक ओशियन है। दोस्तों जो मैंने आपको बताया था कि मिड ओशियानिक रिजेज क्या है, समुद्र के अंदर पाई जाने वाली एक पर्वत श्रृंखला है जिसकी लंबाई जो है वो 64,000 किलोमीटर है। लेंथ कितनी है? 64,000 किलोमीटर लेंथ है। और इसकी विड्थ कितनी है? इसकी विड्थ जो है वो 2000 से 2400 किलोमीटर है। तो मिड ओशियानिक रिजेज का जो लेंथ है वो 6400 किलोमीटर 64,000 किलोमीटर है, और विड्थ जो है वो कितना है? 2000 से 2400 किलोमीटर है। तो और मिड ओशियानिक रिजेज जो है वो आर्कटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन और इंडियन ओशियन सारे ओशियन को क्या करती है? कवर करती है। दोस्तों 90 डिग्री ईस्टर्न रिज जो है कहाँ पे होगा? तो 19 डिग्री ईस्टर्न रिज जो है वो इंडियन ओशियन में होगा। ईस्ट मतलब सिंपली क्या होता है? लॉन्गिट्यूड होता है। तो ये इंडियन ओशियन से होके पास होते रहेगा। उसके बाद कुछ करेक्ट स्टेटमेंट दिए हैं, जैसे ऑन अर्थ पृथ्वी पर फ्रेश वाटर अवेलेबल फॉर यूज अमाउंट्स टू लेस देन 1% ऑफ टोटल वाटर फाउंड। तो ये हमने अभी देखा कि मनुष्य के उपयोग के लिए जो फ्रेश वाटर है पृथ्वी पर उसका 1% ही जो है वो फ्रेश वाटर अवेलेबल वो यूज के लिए अवेलेबल है। तो ऑन अर्थ फ्रेश वाटर अवेलेबल फॉर यूज अमाउंट टू लेस देन 1% ऑफ टोटल वाटर फाउंड। तो पृथ्वी पे हमने देखा था कि 71% भाग पे क्या है? जल है। तो इस 71% भाग का केवल 1% भाग ही जो है वो हमारे यूज के लिए अवेलेबल है। दूसरा करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? ऑफ द टोटल फ्रेश वाटर ऑन अर्थ पे जितना भी टोटल फ्रेश वाटर है ग्लेशियर एंड पोलर आइस के फॉर्म में 68.7% के फॉर्म में इसी के फॉर्म में बधा हुआ है। यानी फ्रेश वाटर का 68.7% भाग जो है वो ग्लेशियर और आइस में बधा पड़ा है। ठीक है। उसके बाद है लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर ऑन आवर प्लैनेट इज। तो दोस्तों ये हमने अभी देखा कि फ्रेश वाटर का जो लार्जेस्ट अमाउंट है वो किस फॉर्म में मिलता है? ग्लेशियर्स एंड माउंटेन्स पे मिलता है, आइस कैप के फॉर्म में। उसके बाद है मोस्ट एक्सटेंसिव पार्ट ऑफ ओशियानिक फ्लोर। दोस्तों जो ओशियन का फ्लोर है उसका सबसे ज़्यादा इन चारों में से कौन सा ओशियन के फ्लोर पे जो स्ट्रक्चर मिलता है उसमें इन चारों में से किसका स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा है? तो मोस्ट एक्सटेंसिव पार्ट ऑफ ओशियन फ्लोर, तो ओशियन डीप्स, ओशियन स्लोप, ओशियन शेल्फ और डीप सी प्लेन, इन चारों में से तो मोस्ट एक्सटेंसिव पार्ट ऑफ ओशियानिक फ्लोर क्या है? डीप सी का प्लेन, जो अबिसल प्लेन होता है वही सबसे ज़्यादा एरिया में होता है इन चारों में से, चाहे स्लोप,
ओशियन डीप यानी ओशियन ट्रेंचेज और ओशियनिक सेल्फ में से सबसे ज़्यादा डीप सी प्ले हो रही होता है। उसके बाद अमाउंट ऑफ वाटर इन रिवर्स एंड लेक्स। दोस्तों रिवर और लेक में जो वाटर है वो लेस है देन ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर से कम। अभी हमने देखा था कि ग्राउंड वाटर में 30%। उसके बाद ये एक लिस्ट की मैच दिया है कि जो टेलीग्राफ प्लेटू है ये कहाँ पे है। दोस्तों मैंने पिछली क्लास में बताया था कि टेलीग्राफ प्लेटू जो है ये क्या है, अमेरिकन कॉन्टिनेंट में आता है, ठीक है। तो ये कहाँ पे है, ये दोस्तों अटलांटिक ओशियन में है, ग्रीनलैंड के पास। तो टेलीग्राफ प्लेटू अटलांटिक ओशियन में है, ग्रीनलैंड के पास। कोकोआ रिज दोस्तों ये पैसिफिक ओशियन में है। वाल्विस रिज जो है ये अटलांटिक ओशियन में है। वाल्विस कहाँ पे है, अटलांटिक ओशियन में है। और अगुलाज बेसिन दोस्तों कहाँ पे, ये इंडियन ओशियन है। आप अभी आगे अगुलाज ओशियन करंट भी पढ़ोगे तो उसी का बेसिन जो है अगुलाज बेसिन है, ये इंडियन ओशियन में मोजाम्बिक के पास में है। उसके बाद है दोस्तों जो ओशियन का जो मीन टेम्परेचर होता है वो क्या होता है कि 50 से 100 मीटर के डेप्थ पे मेजर किया जाता है और यह 26 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक होता है। और इसका यूज जो है वो मानसून के दौरान रेनफॉल प्रेडिक्ट करने के लिए किया जाता है, क्योंकि आपको पता होगा कि सी सरफेस टेम्परेचर या ओशियन का जो मीन टेम्परेचर है वो इवेपोरेशन को डिसाइड करता है। इवेपोरेशन से मॉइस्चर बनते हैं, मॉइस्चर हवाओं द्वारा उठा के ऊपर ले जाए जाते हैं तो उनसे बूंद बनता है और बारिश होता है। तो इसलिए ओशियन का जो टेम्परेचर होता है वो मानसून के दौरान रेनफॉल को भी क्या करता है, डिसाइड करता है। उसके बाद अब आ गया इम्पॉर्टेंट सीज ऑफ वर्ल्ड। तो दोस्तों सीज क्या होता है पहले हम ये जान लें। तो सी जो होता है वो ओशियन का ही पार्ट होता है जो पार्सली जो लैंड से इंक्लोज होता है। जैसे आप अरेबियन सी देखो तो अरेबियन सी जो है वो इंडियन ओशियन का ही पार्ट है, लेकिन ये 3 साइड से लैंड से घिरा हुआ है। तो पार्ट ऑफ ओशियन पार्सली इंक्लोज बाय लैंड क्या होता है, सी होता है, ठीक है। और लेक का बड़ा भाई भी सी कहा जाता है। और सी क्या होता है, एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे लैंड और ओशियन मीट होती है। इसको दूसरे लैंग्वेज में ऐसे कह सकते हैं, अ प्लेस वेयर लैंड एंड ओशियन मीट्स। जैसे अरेबियन सी हो गया हमारा, मेडिटेरियन सी हो गया जहाँ अटलांटिक ओशियन ख़त्म होता है, ठीक है। ऐसे कई सारे होते हैं। उसके बाद है ब्लैक सी। ब्लैक सी से कौन कौन से देश बॉर्डर बनाते हैं। तो दोस्तों जो ग्रेट रब है, ग्रेट मतलब क्या, जॉर्जिया, आर मतलब रोमानिया, टी मतलब टर्की, आर मतलब रसिया, यू मतलब यूक्रेन एंड बी मतलब बुल्गारिया। तो ये जो 6 कंट्री हैं ये ब्लैक सी से क्या बनाते हैं, बॉर्डर बनाते हैं। सीरिया जो है ब्लैक सी से बॉर्डर नहीं बनाता, क्योंकि सीरिया जो है मेडिटेरियन सी से बॉर्डर बनाता है। तो ब्लैक सी से बॉर्डर बनाने वाले कंट्री कौन है, ग्रेट रब, जॉर्जिया, रोमानिया, टर्की, रसिया, यूक्रेन एंड बुल्गारिया। कैस्पियन सी के चारों तरफ पाए जाने वाले कंट्रीज, जो कि मैंने पिछले क्लास में बताया था कि काश तारीख अच्छी, तो तारीख जो है वो तारीख टी का तुर्कमेनिस्तान, ए का अजरबैजान, आर का रसिया, आई का ईरान और के का कजाकिस्तान। कैस्पियन सी दोस्तों जो है ये एक इनलैंड सी है, मतलब लैंड के अंतर्गत पाए जाने वाले सी है। स्टार्टिंग में समुद्र का पार्ट था, लेकिन अब समुद्र से क्या हो गया है, अलग हो गया है। तो कैस्पियन सी जो है एक इनलैंड सी है, मतलब चारों तरफ लैंड से घिरा हुआ सी। जबकि अभी आप सी की डिफिनेशन क्या पढ़े थे कि पार्सली इंक्लोज्ड बाय लैंड, और इसीलिए इसको लार्जेस्ट आइलैंड, इसीलिए इसको लार्जेस्ट इनलैंड सी कहते हैं, लार्जेस्ट इनलैंड बॉडी ऑफ वाटर कहते हैं। और यही जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक भी है। दोस्तों लेक का बड़ा भाई ही सी होता है। अब लेक क्या होता है, चारों तरफ लैंड से घिरा होता है। तो यह जो सी है ये भी आज जियोग्राफिकल पोजीशन के कारण चारों तरफ सी से घिरा हुआ, तो ये क्या हो गया, एक तरीके से लेक की टाइप का हो गया। तो इसीलिए इसको वर्ल्ड का लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक कहते हैं। उसके बाद दोस्तों जो टर्की है, टर्की का लोकेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप इस मैप में शायद में भी देख पा रहे होंगे कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि टर्की और जॉर्जिया जो है ये एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री हैं, 2 कॉन्टिनेंट में हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो सी ऑफ मरमरा है उसके ऊपर भी टर्की है, और जो इधर और इसके सी ऑफ मरमरा के जो नीचे है साउथ है वहाँ पे भी टर्की है। तो टर्की जो होता है, टर्की
कि नॉर्थ में क्या है, अगर हम यहाँ से देखें तो टर्की के नॉर्थ में ब्लैक सी है, टर्की के बीच में सी ऑफ मरमरा है, और टर्की के नीचे क्या है, एजियन सी है जो कि मेडिटेरियन सी का पार्ट है। तो टर्की जो है किन दो समुद्र के बीच में है, तो दोस्तों मतलब किन दो सी के बीच में है, तो टर्की जो है वो ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी के बीच में है। ठीक है, एजियन सी पूरा कंट्रोल कवर नहीं कर पाएगा, हालांकि ऑप्शन में अगर एजियन सी दिया होता तो वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर होता है। तो टर्की के नॉर्थ में ब्लैक सी है और साउथ में मेडिटेरियन या एजियन सी है। और यहाँ पे और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लो आप, सी ऑफ मरमरा बीच में है, और उसके बाद सी ऑफ मरमरा और ब्लैक सी के बीच में जो स्ट्रेट है उसको बॉस्फोरस स्ट्रेट कहते हैं। क्या बोलते हैं, बॉस्फोरस स्ट्रेट बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन आता है कि बॉस्फोरस स्ट्रेट कहाँ है, तो बॉस्फोरस स्ट्रेट टर्की में है, जो कि ब्लैक सी को सी ऑफ मरमरा से अलग करता है। उसके बाद है वेस्ट टू ईस्ट सीक्वेंस ऑफ सीज को वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करना है। तो सबसे वेस्ट में है मेडिटेरेनियन सी, उसके बाद है ब्लैक सी आता है, फिर कैस्पियन सी आता है, और फिर अराल सी आता है। अराल सी तो हमें पता है कि हमने पिछली क्लास में देखा था, उज़्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच में है। उसके बाद दोस्तों सारगासो सी क्या है, सारगासो सी जो है वो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में पाया जाता है। यह एक बॉर्डर लेस सी है, मतलब कि एक ऐसा सी है जिसका कोई कोस्ट लाइन नहीं है। कारण क्या है कि सारगासो सी जो है एक मरीन वेजिटेशन का यह एक क्या होता है, मरीन वेजिटेशन होता है का कलेक्शन होता है जो 4 ओशियन करंट से घिरा हुआ है। तो इसीलिए इसका कोई कोस्ट नहीं है, क्योंकि ये ओशियन करंट से घिरा हुआ है। तो सारगासो सी में नॉर्थ अटलांटिक करंट है, वे ईस्ट में कैनरी कोल्ड करंट है, साउथ में नॉर्थ इक्वाटोरियल वार्म करंट है, और ईस्ट में गल्फ स्ट्रीम है। तो ये सारगासो ट्री इन चारों ओशियन से और चारों ओशियन करंट से ढका हुआ है, और ये जो ओशियन करंट है कहाँ पे है, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में। तो ये एक ऐसा सी है जिसका कोई कोस्ट लाइन नहीं है, मतलब नो कोस्ट लाइन। उसके बाद दोस्तों वह सी जो इटली और इटली के आइलैंड सिसिली और जो सर्डिनिया है और जो कॉर्सिका है उसके बीच घिरा हुआ है। तो यहाँ आप मैप में देख सकते हो कि सर्डिनिया, कॉर्सिका, इटली और इस सिसिली के बीच में कौन सा है, तो ये टिरेनियन सी है। टिरेनियन सी कुछ लोग टायरेनियन सी बोलते हैं। तो टायरेनियन सी कहाँ पे है, सर्डिनिया, कॉर्सिका, इटली एंड सिसिली के भी। लेकिन अगर इटली, सिसिली और ये जो क्रोएशिया और अल्बानिया के बीच में पूछता तो यहाँ पे एड्रियाटिक सी है। तो ये इटली का मैप मैंने बनाया है। तो अराल सी कहाँ पे है, यूके के बीच में, यानी उज़्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच में है। रेड सी दोस्तों एक एक्सियल ट्रफ का एग्जाम्पल है। एक्सियल ट्रफ का सिंपल सा मतलब होता है एक रिफ्ट वैली का एग्जाम्पल है। ट्रफ मतलब गर्त होता है। तो और ये जो एक्सियल ट्रफ है किसके बीच में है, तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट और अरेबियन पेनिनसुलर के बीच में है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में से रेड सी क्या है दिया था, वॉल्केनिक वैली है, बिल्कुल नहीं। इरोडेड वैली है, बिल्कुल नहीं। एक्सियल ट्रफ है, यस। यू शेप्ड वैली है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि रिवर से वी शेप्ड वैली बनता है। तो रेड सी इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सियल ट्रफ या रिफ्ट वैली। उसके बाद ये कह रहा है कि इन चारों में से कौन सा कंट्री जो है मेडिटेरियन सी से बॉर्डर नहीं बनाता है। तो दोस्तों अल्जीरिया जो मैट कंट्री आपने पिछले क्लास में पढ़ा था, मैट कंट्री मेडिटेरियन सी से बॉर्डर बनाते हैं, मोरक्को, अल्जीरिया एंड ट्यूनीशिया। जबकि चाड एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, हमने पिछले क्लास में ही देखा था। तो इसीलिए देखो यही इन्फॉर्मेशन ऐसे ही यूज होती है। तो चाड जो है वो मेडिटेरियन सी से बॉर्डर नहीं बनाता। कौन कौन से अफ्रीकन कंट्री मेडिटेरियन से बॉर्डर बनाते हैं, तो ये सब है मैटलेबी। तो मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया एंड इजिप्ट जो हैं ये वे अफ्रीकन कंट्री हैं जो मेडिटेरियन सी से बॉर्डर बनाते हैं उसके साउथ में। उसके बाद कौन कौन से साउथ वेस्ट एशियन कंट्री हैं जो मेडिटेरियन सी से बॉर्डर बनाते हैं, तो टर्की है। अभी आपने देखा है कि टर्की जो है वो ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी के बीच में आता है, तो टर्की बनाता है। सीरिया का दोस्तों जो मैप देखोगे तो सीरिया का थोड़ा सा पोर्शन मेडिटेरियन सी से कोई कोस्ट पे टच होता है। इजराइल तो बनाता ही बनाता है, साथ में लेबनान बनाता है। जॉर्डन नहीं बनाता क्योंकि जॉर्डन एक लैंडलॉक कंट्री
हमने पिछले क्लास में देखा। तो ये छोटू सा एग्जांपल मैंने बनाया है कि इजराइल है, इजराइल के ऊपर लेबनान है, लेबनान के ऊपर सीरिया है, ये तीनों मिलके क्या कर रहे हैं, मेडिटेरियन सी से बॉर्डर बनाते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद है दोस्तों अजरबैजान की कैपिटल क्या है, बाकू है, ए का वे है, ये हमने पिछले क्लास में ही पढ़ा था। तो क्वेश्चन ये है कि बाकू जो है किस सी के कोस्ट पे है। तो दोस्तों बाकू जो है वो कैस्पियन सी के कोस्ट पे है। अभी हमने देखा था कैस्पियन का शॉर्ट क्या था, तारीख था, तो टी का तुर्कमेनिस्तान हो जाता था, ए का क्या हो जाता था, ए का जो हमारा वो अजरबैजान हो जाता था, और अजरबैजान का ही कैपिटल क्या है, बाकू है। उसके बाद इधर सी दिए हैं और उनकी बॉर्डरिंग कंट्रीज़ दी हैं। तो जैसे एड्रियाटिक सी, एड्रियाटिक सी का बॉर्डर कौन बनाता है, एड्रियाटिक सी से बॉर्डर अल्बानिया बनाता है। ब्लैक सी, ब्लैक सी से बॉर्डर कौन बनाता है, ब्लैक सी से बॉर्डर जॉर्जिया बनाता है, ग्रेट अरब से जी। और कैस्पियन सी से बॉर्डर कजाकिस्तान बनाता है। मेडिटेरियन सी से बॉर्डर मोरक्को बनाता है, मैट। और मोरक्को और सीरिया भी जो है वो मेडिटेरियन सी से बॉर्डर बनाता है। तो यहाँ पे हमारे क्या हो गए, वर्ल्ड के इंपॉर्टेंट सीज ख़त्म हो गए। अब आता है हमारा ओशियन करंट से रिलेटेड चैप्टर। उसके ओशियन करंट्स, तो दोस्तों ओशियन करंट क्या है, समुद्र में बहने वाले पानी का एक कांस्टेंट फ्लो है जिसको कहा जाता है कि रिवर इन ओशियन। तो कौन कौन से ये दो टाइप के होते हैं। अगर इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो वार्म ओशियन करंट होता है, और अगर पोल से इक्वेटर की तरफ आते हैं तो कोल्ड ओशियन करंट होता है। तो ओशियन करंट्स को कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं दोस्तों, एर्थ का जो रोटेशन है उसके कारण कोरियोलिस फोर्स जनरेट होता है, जिसके कारण जो ओशियन करंट हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट अपने डिफ्लेक्ट हो जाते हैं और साउदर्न हेमिस्फीयर में अपने लेफ्ट डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। तो रोटेशन ऑफ अर्थ जो है ओशियन करंट को इफेक्ट करता है। उसके बाद दोस्तों जो प्रिवेलिंग विंड पैटर्न है, अब जो हम पढ़ते हैं वेस्टर्लीज, ईस्टर्लीज, ठीक है, पोलर ईस्टर्लीज, पोलर वेस्टर्लीज, ये सब चीज़ें भी ओशियन करंट की डायरेक्शन को पर इफेक्ट करती है, उसको डायरेक्शन देती हैं। एक्चुअली ये जो है सबसे ज़्यादा ओशियन करंट की डायरेक्शन को डिसाइड करते हैं। आप देखते हो इसी जिस 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 डायरेक्शन में उस विंड का पैटर्न होता है उसी पैटर्न पे ओशियन करंट वेव क्या करते हैं, फ्लो करती हैं। इसके अलावा समुद्र के वाटर की जो डेंसिटी होती है और जो उसकी सैलिनिटी होती है वो भी ओशियन करंट को अफेक्ट करती है। टेम्परेचर डिफरेंस ओशियन करंट को इफेक्ट करती है। आपको पता होगा कि इक्वेटर पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो पानी बॉयल हल्का सा गर्म होकर ऊपर उठता है, और फिर पोल की तरफ ढलान होता है तो पोल की तरफ शिफ्ट होने लगता है, ठीक है। तो टेम्परेचर डिफरेंस भी ओशियन करंट को इन्फ्लुएंस करता है। साथ में कोस्ट लाइन या ओशियन के फ्लोर का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो भी ओशियन करंट को इफ़ेक्ट करेगा, क्योंकि जहाँ पे कोस्ट हो गया था जो ओशियन करंट है कोस्ट को फाड़ के अंदर तो जाएगी नहीं, तो कोस्ट के सहारे ओशियन करंट भी मुड़ जाएगी। जैसे गल्फ़ स्ट्रीम है तो आप देखोगे गल्फ़ स्ट्रीम बिल्कुल ओशियन कोस्ट के किनारे किनारे ही बहती है। तो कोस्ट का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, ओशियन का जो फ्लोर होता है वो भी जो है ओशियन करंट की डायरेक्शन को डिसाइड करता है। और इसके अलावा सीजनल जो वेरिएशन होता है वो भी ओशियन करंट को डिसाइड करता है। जैसे इंडिया में जब मानसून आता है तो साउथ वेस्ट मानसून के कारण साउथ वेस्ट मानसून से जो ओशियन करंट है उसी डायरेक्शन में नॉर्थ ईस्ट हो जाती हैं, और जब लौट के आता है तो साउथ वेस्ट हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं। उसके बाद कुछ स्टेटमेंट दिए हैं ओशियन करंट्स के बारे में जो कि सही है। जैसे ओशियन करंट्स आर स्लो सरफेस मूवमेंट ऑफ वाटर। दोस्तों ओशियन करंट जो होता है वो सरफेस लेवल का जो ओशियन करंट होता है वो स्लो होता है, ठीक है। और जो वह ओशियन करंट जो सब सरफेस लेवल पर यानी जो डेप्थ पे चलता है वो बहुत ज़्यादा फास्ट और शिफ्ट होता है, और जो सरफेस पे चलता है वो वार्म होता है और जो नीचे चलता है वो ठंडा होता है। तो ओशियन करंट्स आर स्लो सरफेस मूवमेंट ऑफ वाटर, बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है कि ओशियन करंट मेंटेन्स अर्थ हीट बैलेंस। ओशियन करंट अर्थ के हीट को बैलेंस करता है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो वार्म ओशियन करंट है वो वार्म टेम्परेचर को ठंडे क्षेत्रों में ले जाती हैं, और जो ठंड ओशियन करंट होती हैं ठंड को गर्म की तरफ ले जाती हैं। और तीसरा क्या दिया है कि ओशियन करंट सेट इन मोशन प्राइमरली बाय प्रिवेलिंग विंड्स। मैंने अभी बताया कि जो हमारे परमानेंट विंड होती हैं उन्हीं के द्वारा ओशियन करंट जो है वो मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, मेनली उन्हीं से इफेक्ट हो गए।
तो ये सारे करेक्ट स्टेटमेंट थे ओशियन करंट्स के बारे में। उसके बाद है फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन रेगुलर डायरेक्शन ऑफ ओशियन करंट इन इंडियन ओशन। दोस्तों मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया है कि इंडियन ओशन में जो ओशियन करंट है वो मानसून की डायरेक्शन के अनुसार बदलता रहता है। तो जो इंडियन मानसून है वही रिस्पॉन्सिबल है चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ ओशियन करंट इन इंडियन ओशन। दोस्तों अगुलाज करंट कहाँ पे है? तो अगुलाज करंट इंडियन ओशियन में है। यह एक वार्म करंट है। इसको मोजाम्बिक करंट भी कहते हैं क्योंकि यह मोजाम्बिक कोस्ट की से बहती है और ये इक्वेटर से पोल की तरफ जाती है, इसलिए वार्म करंट हो गया। आप यहाँ पे छोटे से अफ्रीका कॉन्टिनेंट के मैप पे राइट साइड में देख सकते हो जो एरो बना है वो क्या है? अगुलाज करंट है। उसके बाद यहाँ पे मैंने कोल्ड ओशियन करंट और वार्म ओशियन करंट को एक साथ लिख दिया है। जैसे कैनरी सी से कोल्ड करंट है, हम्बोल्ट और पेरू एक कोल्ड करंट है, ओयासियो एक कोल्ड करंट है, फॉकलैंड एक कोल्ड करंट है, लेब्राडोर एक कोल्ड करंट है, बेंगुला एक कोल्ड करंट है और कुरियल एक कोल्ड करंट है। वार्म ओशियन करंट जैसे ब्राज़ील ओशियन करंट, क्यूरासियो ओशियन करंट, अगुलाज ओशियन करंट, गल्फ स्ट्रीम, फ्लोरिडा, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट एंड एंटिलीस, ये सारे क्या हैं? वार्म ओशियन करंट हैं। ठीक है। अब उसके बाद है कंट्री बेनिफिटिंग मोस्ट फ्रॉम नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। दोस्तों जब आप नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट को देखते हो तो यह जो है वो नॉर्वे स्वीडन की तरफ फ्लो होती है और गर्म जलधारा होती है जो ठंडे क्षेत्रों में जाके ठंड को कम करती है और पोर्ट वगैरह पे जो बर्फ़ होते हैं वो जम जाते हैं, इसलिए वहाँ पे पोर्ट भी ठंडी में भी वर्क करते रहते हैं। तो कंट्री तो सबसे ज़्यादा इसको स्टार्टिंग में कौन सा मिलता है? सबसे ज़्यादा इसको स्कैंडिनेवियन कंट्री का जो फर्स्ट कंट्री है यानी नॉर्वे जो है, नॉर्वे को सबसे ज़्यादा नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट में फ़ायदा होता है क्योंकि यही सबसे आगे पड़ता है। तो कंट्री बेनिफिटिंग मोस्ट फ्रॉम नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट नॉर्वे है, NSF का N। ठीक है। ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जो है ये वार्म वाटर को गल्फ स्ट्रीम के वार्म वाटर को इधर लेकर आती है और इसीलिए इसको नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट को क्या कहा जाता है? ब्लैंकेट ऑफ यूरोप कहा जाता है क्योंकि ये यूरोप में गर्मी रहती है। और यही कारण है कि इसी लेटीट्यूड पर जो नॉर्वे और जो यूरोपियन देश के पोर्ट होते हैं वो क्या करते हैं? काम करते हैं, जबकि इसी पोस्ट पे इसी लेटीट्यूड पे रसिया के जो कोस्ट होते हैं वो रसिया के जो पोर्ट होते हैं वो बर्फ़ से जम जाते हैं ठंडियों में, यानी वहाँ पे कार्य नहीं हो सकता है। उसके बाद आपने अभी सुना नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। तो दोस्तों ड्रिफ्ट क्या होता है? तो सरफेस के लेवल पर जो ओशियन करंट होती है वो स्लो एंड सैलो होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट कहते हैं। तो ड्रिफ्ट मतलब स्लो एंड सैलो ओशियन करंट एट द सरफेस ऑफ ओशियन। उसके बाद साउथ अटलांटिक ओशियन की कोल्ड करंट क्या है? तो दोस्तों साउथ अटलांटिक ओशियन की कोल्ड करंट जो है वो बेंगुला करंट है। क्या है? बेंगुला करंट है। ये नामीबिया की साइड से होके फ्लो होता है, नामीबिया के कोस्ट के आसपास। उसके बाद कौन सा करंट जो है वो कौन सा ओशियन करंट इंडियन ओशियन में नहीं है? तो अगला ओशियन करंट जो है हम कहाँ पे है इंडियन ओशियन में? हमने अभी देखा मोजाम्बिक ओशियन करंट, इसी का एक छोटा होता है, वो भी क्या होता है? इंडियन ओशियन में ही है। अभी से साउथ इंडियन ओशियन करंट इंडियन ओशियन, जबकि बेंगुला ओशियन करंट कहाँ पे है? दोस्तों बेंगुला ओशियन करंट जो है साउथ अटलांटिक ओशियन में है, नामीबिया के पास में। उसके बाद साउथ अटलांटिक ओशियन में कौन सा ओशियन करंट नहीं है? साउथ अटलांटिक ओशियन की बात तो बेंगुला ओशियन करंट अभी हमने देखा ये ब्राज़ील का, ऑब्वियस है ब्राज़ील हो गई। और कैनरी दोस्तों क्या है कि कैनरी जो है वो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन की कोल्ड करंट है, अभी आपने सार्गासो सी वाले में भी देखा था। ठीक है। और वेस्ट विंड ड्रिफ्ट क्या है? वेस्ट विंड ड्रिफ्ट जो है ये भी साउथ अटलांटिक ओशियन में है। तो इन चारों में से कैनरी ओशियन करंट जो है वो साउथ अटलांटिक ओशियन में नहीं है। उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या दिया है कि आर्ड वन इज, इन चारों में से आर्ड क्या है, मतलब कि अलग क्या है? तो जैसे बेंगुला क्या है? अटलांटिक ओशन की करंट है। ब्राज़ीलियन भी अटलांटिक ओशन की करंट है। साउथ इक्वाटोरियल भी एक अटलांटिक ओशन की करंट है, जबकि पेरुवियन करंट जो है वो पैसिफिक ओशन की है। तो यही क्या है? आर्ड है।
ओशियन करंट और उनका लोकेशन दिया है। जैसे ब्राज़ील ओशियन करंट कहाँ पे है, साउथ अटलांटिक ओशियन में। हम्बोल्ट या पेरू कोल्ड करंट कहाँ पे है, ये क्या है, साउथ पैसिफिक ओशियन में है। गल्फ स्ट्रीम दोस्तों कहाँ पे है, गल्फ स्ट्रीम जो है वो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में है। अगुलाज जो है अभी हमने देखा है इंडियन ओशियन में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। और वेस्ट विंड ड्रिफ्ट क्या है दोस्तों, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट जो है वो ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो होने वाली कोल्ड करंट है, जो वेस्टर्लीज के इन्फ्लुएंस में साउथ पैसिफिक या साउथ अटलांटिक ओशियन में फ्लो होती है। तो चूंकि ये वेस्टर्लीज के कारण वेस्ट से आती हुई प्रतीत होती है, इसलिए इसको वेस्ट विंड ड्रिफ्ट कहते हैं। वेस्ट विंड के द्वारा यानी वेस्टर्लीज के द्वारा ड्रिफ्ट जो है, ड्रिफ्ट हमने अभी देखा ही क्या था। तो वेस्ट विंड ड्रिफ्ट क्या है, ईस्ट मूविंग कोल्ड करंट अंडर वेस्टर्लीज इन साउथ पैसिफिक में और साउथ अटलांटिक ओशियन में। दोस्तों गल्फ स्ट्रीम कहाँ से ओरिजिनेट होता है, गल्फ से ओरिजिनेट होता है। तो गल्फ स्ट्रीम ओरिजिनेट्स इन गल्फ ऑफ मैक्सिको। ये आप गलती मत करना कि इक्वेटर से ओरिजिनेट होता है। इक्वेटर से जो एंटीलीज करंट आती है और जो फ्लोरिडा करंट होती है गल्फ फ्लोरिडा बे में, इन दोनों के मिक्स होने से गल्फ स्ट्रीम बनता है। तो गल्फ स्ट्रीम की उत्पत्ति जो होती है वो गल्फ ऑफ मैक्सिको में होती है, और इसीलिए तो इसका नाम ही गल्फ है। तो यहाँ पे गल्फ का मतलब गल्फ ऑफ मैक्सिको है, ठीक है। तो गल्फ स्ट्रीम ओरिजिनेट इन गल्फ ऑफ मैक्सिको आफ्टर मर्जिंग टू वार्म ओशियन करंट। कौन कौन से, फ्लोरिडा ओशियन करंट एंड एंटीलीज ओशियन करंट। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि गल्फ स्ट्रीम किन दो ओशियन करंट का कॉम्बिनेशन है। तो गल्फ स्ट्रीम जो है फ्लोरिडा ओशियन करंट और एंटीलीज ओशियन करंट का कॉम्बिनेशन है। उसके बाद दोस्तों गुयना का जो वार्म ओशियन करंट है कहाँ पे बहता है, तो वे अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट में, जो कि वहीं पे गुयना कंट्री है। तो गुयना वार्म ओशियन करंट कहाँ पे है, वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, यहाँ मैप से देख सकते हैं आप। उसके बाद वेस्ट ऑस्ट्रेलियन ओशियन करंट क्या है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट में जो वेस्ट ऑस्ट्रेलियन ओशियन करंट है ये पोल से इक्वेटर की तरफ जाते हैं, इसलिए कोल्ड ओशियन करंट है। जबकि ईस्ट ऑस्ट्रेलियन ओशियन करंट जो है ये इक्वेटर से पोल की तरफ जाती है, तो ये वार्म ओशियन करंट हो गया। उसके बाद दोस्तों एक करंट होती है जिसको कहा जाता है इक्वाटोरियल काउंटर करंट। तो ये इक्वाटोरियल काउंटर करंट क्या होता है, नाम से देखते हैं। इक्वाटोरियल मतलब इक्वेटर वाले रीजन पे, काउंटर मतलब किसी, काउंटर का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को बैलेंस करना। तो इक्वेटर पर बैलेंस करने वाली कौन करंट है उसको देख लेते हैं एक बार। दोस्तों जो नॉर्थ और साउथ इक्वाटोरियल ओशियन करंट होता है ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ फ्लो होता है। आप जब ओशियन करंट का मैप गूगल में देखोगे तो आप देखोगे इक्वेटर के पास में दो ओशियन करंट है, एक नॉर्थ इक्वाटोरियल ओशियन करंट है, एक साउथ इक्वाटोरियल ओशियन करंट है। ये दोनों करंट ईस्ट से वेस्ट की तरफ आती है। तो ये दोनों करंट कोस्ट पे इक्वेटर पर आने के बाद क्या होता है कि एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है, क्योंकि इस टाइप के वाटर की अधिकता हो जाती है। तो कन्वर्जेंस ऑफ टू नॉर्थ एंड साउथ इक्वाटोरियल ओशियन करंट दैट फ्लो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट क्रिएट इम्बैलेंस इन पैसिफिक ओशियन बाय ह्यूज एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर। तो इसी इम्बैलेंस को बैलेंस करने के लिए इसके काउंटर डायरेक्शन में, यानी ये वेस्ट से ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रही थी, तो अब हम वेस्ट से ईस्ट की तरफ यानी ईस्टवर्ड फ्लो एक करंट जनरेट होती है, जिसको क्या कहा जाता है, इक्वाटोरियल काउंटर ओशियन करंट कहा जाता है। तो इक्वाटोरियल काउंटर ओशियन करंट जो है एक वेस्ट ईस्ट में फ्लो होने वाली वह ओशियन करंट है। जो साउथ है नॉर्थ इक्वाटोरियल ओशियन करंट जो कि वेस्ट टू ईस्ट फ्लो होती है, उसको बैलेंस करने के लिए बहती है, इसीलिए इसका नाम ही काउंटर है। और दोस्तों कुरियल करंट कहाँ है, ये जापान में है और यह एक कोल्ड ओशियन करंट। तो यहाँ पे हमारा ओशियन करंट से रिलेटेड जितने क्वेश्चन थे वो हमने देख लिए हैं। उसके बाद है सैलिनिटी ऑफ ओशियन। दोस्तों सैलिनिटी का मतलब पहले समझ लेते हैं। हमें पता है कि समुद्र का पानी खारा पानी होता है, तो 1000 ग्राम वाटर में उपस्थित साल्ट के ग्राम की मात्रा को सैलिनिटी कहा जाता है। जो वर्ल्ड में समुद्र है उनकी जो एवरेज सैलिनिटी है वो 35 ppt है पर पार्टिकल, ठीक है, पर पार्टिकल 1000 ग्राम। तो सैलिनिटी का मतलब होता है सिंपली नमक की मात्रा।
तो डिफरेंट ओशियन की जो वाटर की जो सैलिनिटी होती है उसका जो ग्रेडियंट किस लाइन से डिसाइड किया जाता है, तो वाटर सैलिनिटी ग्रेडियंट इज डिनोटेड बाय हैलोक्लाइन। हैलो मतलब साल्ट होता है। जैसे आपने कहा था हैलोफाइट, तो हैलोफाइट मतलब क्या, हैलो मतलब साल्ट और फाइट मतलब पेड़ पौधे, तो नमकीन पानी में उगने वाले पौधों को हैलोफाइट कहा जाता है। तो उसी समय हैलोक्लाइन क्या होता है, वाटर सैलिनिटी ग्रेडियंट को दिखाता है। जैसे जैसे हम डेप्थ में जाते हैं सैलिनिटी जो होती है नॉर्मली चेंज होती जाती है। अच्छा सॉरी, हाँ, और हेलोक्लाइन लाइन जो है वह जोन भी बताता है। इसके द्वारा हम उस जोन को भी देख सकते हैं जब जो है सैलिनिटी जो है बहुत तेज़ी से बदलती है जोन में। जैसे आप इस चित्र में देख सकते हो कि पहले सैलिनिटी धीरे धीरे कम हो रही थी और फिर एक बैग कम हो गई हेलोक्लाइन वाले जोन में। तो हेलोक्लाइन वह जोन भी होता है जब समुद्र वाटर की सैलिनिटी जो है वो बहुत तेज़ी से कम होती है, बदलती है, कम होती, जो भी कर लो। इसके बाद है दोस्तों जो सी होता है, सी के सैलिनिटी का मेन सोर्स क्या होता है। सी के सैलिनिटी का मेन सोर्स तो लैंड या रॉक ही होगा ना, क्योंकि हम पढ़ते हैं फास्फोरस साइकिल पढ़ते हैं, सल्फ़र साइकिल पढ़ते हैं, अलग अलग टाइप के साइकिल पढ़ते हैं। तो जो रॉक्स होते हैं, रॉक से ही साल्ट आता है नदियों के द्वारा समुद्र में, या फिर जो समुद्र के रॉक्स होते हैं, समुद्र में जो मिड ओशियानिक रीजन है वहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो वहाँ से भी साल्ट आता है। तो सी के सैलिनिटी का मेन सोर्स लैंड होता है, सिंपल सी बात है। उसके बाद साल्ट कंट्रीब्यूटिंग मैक्सिमम टू सी सैलिनिटी। दोस्तों सी में सबसे ज़्यादा कौन सा साल्ट है, तो वही जो खाते हैं हम लोग साल्ट, NaCl, वही जो है सबसे ज़्यादा साल्ट है। तो साल्ट कंट्रीब्यूटिंग मैक्सिमम टू सी सैलिनिटी क्या है, NaCl है, सोडियम क्लोराइड है। तो NaCl सबसे ज़्यादा है 78%। उसके बाद Mg मैग्नीशियम क्लोराइड है 11% और फिर मैग्नीशियम सल्फेट है। तो NaCl हमें याद रखना है। उसके बाद इन चारों में से हाईएस्ट सैलिनिटी किसकी है, तो दोस्तों डेड सी, रेड सी, ग्रेट साल्ट लेक जो कि USA में है, एंड लेक वान। तो लेक वान, तुर्की का जो लेक वान है वो हाईएस्ट सैलाइन लेक है पूरे वर्ल्ड का। इसकी सैलिनिटी जो है वो 30, तो एवरेज सी की सैलिनिटी मैंने 35 बताया था, यानी 3.5% बताया था। लेक वैन तुर्की की जो सैलिनिटी है वो कितनी है, 330% है। उसके बाद डेड सी आता है 238 है। तो लेक वान की सैलिनिटी सबसे ज़्यादा है, फिर डेड सी की है, फिर ग्रेट साल्ट लेक USA की। उसके बाद यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन को मर्ज किया गया है कि इन सब में से हाईएस्ट सैलिनिटी किसकी है। तो दोस्तों जो पैसिफिक ओशियन है, इंडियन ओशियन है, मेडिटेरियन ओशियन है, डेड सी है, बाल्टिक सी है, ब्लैक सी है, रेड सी है, इसमें ऑब्वियस है कि डेड सी की सैलिनिटी सबसे ज़्यादा है 238 है, क्योंकि इसमें लेक वैन नहीं दिया है। ठीक है दोस्तों, ग्रेट साल्ट लेक कहाँ पे, USA में है। एवरेज सैलिनिटी ऑफ वाटर ऑफ अरेबियन सी, अरेबियन सी का जो वाटर है उसकी एवरेज सैलिनिटी 35 ppt है, जबकि एवरेज सैलिनिटी ऑफ बे ऑफ बंगाल कितनी है, 30% है, 30 ppt है। तो उसका कारण क्या है दोस्तों, बे ऑफ बंगाल में कई सारे मीठे पानी आके मिल जाता है, जैसे गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र, ये सबके मीठे पानी आके इस समुद्र में मिल जाते हैं, इसलिए उसकी साल्टनेस जो है, नमकीनपन कम हो जाता है। जबकि अरेबियन सी में ऐसा नहीं होता है। और साथ में अरेबियन सी ज़्यादा इंक्लोज है तो वहाँ पे वाटर का इवेपोरेशन ज़्यादा होता है। जब कभी वाटर का इवेपोरेशन होता है तो स्वीट वाटर उड़ जाता है और साल्ट बच जाता है। व्हेन डेंसिटी इन द सी इंक्रीजेज, तब क्या होता है दोस्तों, जब सी की डेंसिटी बढ़ती है तो ऑब्वियस है उसकी सैलिनिटी भी बढ़ेगी, क्योंकि सैलिनिटी मतलब क्या, साल्ट आ गया तो साल्ट आने से समुद्र का पानी कठोर होता है। तो सैलिनिटी जो है डायरेक्टली डेंसिटी के प्रोपोर्शन होती है, डेंसिटी बढ़ती है तो सैलिनिटी बढ़ती है, सैलिनिटी बढ़ती है तो डेंसिटी बढ़ती है। तो व्हेन डेंसिटी इंक्रीजेज सैलिनिटी इंक्रीजेज, लेकिन जो डेप्थ है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। क्योंकि आपको पता होगा कि जो वाटर जितना ज़्यादा हार्ड या सैलाइन होता है उसमें डूबना उतना ही मुश्किल होता है। आपने डेड सी में देखा होगा इमेज वगैरह में गूगल में कि वहाँ पे आप लेट जाओ तो डूबोगे नहीं, इतना सैलाइन और हार्ड वाटर है कि डूबने ही नहीं देता, बिल्कुल ऊपर ही रखता है। उसके बाद है डेड सी। दोस्तों डेड सी जो है, सी लेवल जो समुद्र तल है उसका
समुद्र तल से के नीचे सबसे लोवेस्ट लेक क्या है? डेड सी, बिल्कुल गर्त में है। तो डेड सी जो है वो लोवेस्ट लेक है बिलो सी लेवल। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द लोवेस्ट लेक बिलो द सी लेवल। तो समुद्र तल से सबसे नीचे जो सी है कौन सा है या लेक है? डेड सी है। उसके बाद जो वर्टिकल सैलिनिटी होती है, जैसे एक होती है हॉरिजॉन्टल सैलिनिटी, मतलब जैसे एक ही लैटिट्यूड पे पाए जाने वाले अलग अलग से स्थानों पे सैलिनिटी, और एक होती है वर्टिकल सैलिनिटी, मतलब क्या समुद्र की जब हम गहराई में जाते हैं 5 मीटर 10 मीटर 50 मीटर 100 मीटर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, तब जो सैलिनिटी होती है उसको वर्टिकल सैलिनिटी कहते हैं। तो वर्टिकल सैलिनिटी का कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं चलता, कहीं पे आपको ये ज़्यादा दिखेगा, कहीं पे हम जब डेप्थ बढ़ता जाएगा तो सैलिनिटी भी क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। और कहीं कहीं जो है बिल्कुल नहीं, उसका रिवर्स होता है, यानी डेप्थ बढ़ने से सैलिनिटी क्या होती है? घटती जाती है। तो इसलिए इसका कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है, तो इसलिए इस पर क्वेश्चन भी नहीं आता है। उसके बाद है एवरेज ओशियन की सैलिनिटी 35 पीपीटी यानी 3.5% है, यानी 1000 ग्राम में 35 ग्राम साल्ट होता है वाटर के। तो अगर हम 100% वाइज देखें तो 3.5% हो जाएगा, क्योंकि परसेंट 100 पे देखते हैं। उसके बाद फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ओशियन सैलिनिटी। तो दोस्तों एक तो इवेपोरेशन के कारण ओशियन की सैलिनिटी होती है, क्योंकि वाटर जब स्वीट वाटर इवेपोरेट हो जाता है तो साल्ट बच जाता है। दूसरा रॉक के कारण सैलिनिटी होती है, हमने देखा अभी कि जो मिनरल्स होते हैं वो रॉक से ही आते हैं। विंड के कारण सैलिनिटी होती है, जहाँ पे विंड का गति तेज़ होती है वहाँ पे इवेपोरेशन ज़्यादा होता है, और इवेपोरेशन ज़्यादा है तो सॉल्ट ज़्यादा होगा। रिवर का वाटर भी सैलिनिटी को डिसाइड करता है, क्योंकि रिवर का वाटर मीठा पानी मिक्स करता है, तो अगर मीठा पानी मिक्स नहीं होगा तो सैलिनिटी बढ़ेगी। उसके बाद प्रेसिपिटेशन, ऑब्वियस है कि प्रेसिपिटेशन से मीठा पानी आता है तो सॉल्ट को कम करता है। ओशियन करंट भी जो होते हैं वो सैलिनिटी को डिसाइड करते हैं। जो वार्म ओशियन करंट होता है वो इवेपोरेशन बढ़ा देता है, और इवेपोरेशन बढ़ने से साल्ट नीचे रह जाता है। और वॉल्केनो से भी डिफरेंट टाइप के मिनरल्स निकलते हैं। जो अब मिड ओशियानिक रीजन के जो वॉल्केनो है वो ओशियन सैलिनिटी के मेन सोर्स होते हैं। तो यहाँ पे हमारा ओशियन सैलिनिटी का भी चैप्टर क्या हो गया? ख़त्म हो गया। उसके बाद अब हमारा टाइड से रिलेटेड क्वेश्चन है, ज्वार भाटा हिंदी में कहते हैं। दोस्तों हाई टाइड होता है, एक लो टाइड होता है। समुद्र के पानी का ऊपर उठना हाई टाइड होता है, और नीचे बैठना लो टाइड होता है। तो हाई टाइड या लो टाइड के काजेज क्या होते हैं? तो सबसे बड़ा काज जो हाई टाइड या लो टाइड का होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। और ग्रेविटेशनल फोर्स किसका? मून का और सन का। चूँकि मून अर्थ के पास में है तो इसलिए मून के ग्रेविटेशनल फोर्स का ज़्यादा इफेक्ट होता है, इवन 2 टाइम ज़्यादा होता है। तो हाई टाइड और लो टाइड का कारण क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, आकर्षण बल होता है। उसके बाद सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ अर्थ होता है, और सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ अर्थ होता है। दोस्तों सेंट्रीपिटल का मतलब क्या होता है? अर्थ की तरफ जो बल लगता है, और फ्यूगल का मतलब वह आभासी बल जो अर्थ की अंदर सेंटर की तरफ लगने वाले बल को काउंटर करने के लिए ऊपर की तरफ आभासी प्रतीत होता है, तो सेंट्रीफ्यूगल बल। आप इस चित्र में देखिए, अर्थ के चारों तरफ पानी है, तो जब मून सन एक लाइन में है तो दोनों ने खिंचाव करके अपनी तरफ हाई टाइड ला दिया, ठीक है। तो इनकी तरफ एक हाई टाइड आ गया, लेकिन इसी के अपोजिट जो है, चूँकि इनका आकर्षण इसकी तरफ लग रहा है, तो इसको बैलेंस करने के लिए जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, आभासी बल होगा, ये इसके अपोजिट लगेगा। तो दूसरा हाई टाइड इसके बिल्कुल अपोजिट आता है, जो इनडायरेक्ट तरीके से तो होता है। जो मून की तरफ वाला हाई टाइड है वो डायरेक्ट इसके ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण है, जबकि उसके दूसरी तरफ जो है वो आभासी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस करने के लिए जो हाई टाइड लाता है वो इनडायरेक्ट होता है। और ऊपर और नीचे क्या हो जाता है? लो टाइड होता है, क्योंकि इधर उधर का पानी खिंच जाता है तो ऊपर खिंच जाता है, तो ऊपर और नीचे का पानी नीचे बैठ जाता है, तो ये लो टाइड। तो अर्थ पे हर स्थान पे दिन में 2 बार हाई टाइड और लो टाइड आता है, एक तो उसके अपने कारण, एक तो आभासी बल के कारण। काजेज ऑफ प्रोड्यूसिंग इनडायरेक्ट हाइट। दोस्तों इनडायरेक्ट हाई टाइड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी अर्थ के आभासी बल के कारण होता है। यह वही बल होता है जो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं कि जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव करती है तो सेंटर की तरफ एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, और उसको कक्षा में उसको ऑर्बिट में बने रहने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए एक आभासी बल, इमेजिनरी फोर्स लगता है सेंटर से दूर की तरफ, जिसको हम लोग सेंट्रीफ्यूगल या आभासी बल कहते हैं।
तो इनडायरेक्ट वाला जो होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण होता है। उसके बाद यहाँ पे असर्शन एंड रीजनिंग का क्वेश्चन दिया है कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नीप टाइड हाई टाइड इज बिलो देन नॉर्मल एंड लो टाइड इज अबव देन नॉर्मल। तो बिल्कुल सही है दोस्तों। नीप टाइड कब होता है? नीप टाइड क्वाड्रेंट पोजीशन में होता है, यानी जब सन मून और अर्थ जो होता है 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं, जो आप यहाँ से छोटे से इमेज से देख सकते हैं। तो जब अर्थ जो है, जब ये नीप टाइड होता है तो एक मून और सन के जो ग्रेविटेशनल फोर्स है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में काम करने के कारण बैलेंस कर लेते हैं एक दूसरे को, यानी थोड़ा सा उसके इफेक्ट को कम कर देते हैं। तो इसीलिए जब हाई टाइड भी जहाँ पे आता है वो क्या हो जाता है, नॉर्मल जो हाई टाइड होता है उससे भी कम हो जाता है, लेकिन जो लो टाइड होता है वो क्या होता है, नॉर्मल से एबव हो जाता है। और नीप टाइड्स, उसके बाद रीजन क्या दे रहा है कि नीप टाइड्स अकर ड्यूरिंग द न्यू मून इंस्टेड ऑफ फुल मून। तो ये गलत है दोस्तों। नीप टाइड जो है ना तो न्यू मून के दौरान प्राप्त होता है ना तो फुल मून के दौरान, यानी ना तो अमावस्या के दौरान प्राप्त होता है ना ही पूर्णिमा के दौरान। नीप टाइड जो होता है क्वाड्रेंट पोजीशन में बनता है। ठीक है दोस्तों। जो हमारा स्प्रिंग टाइड होता है, जो हाईएस्ट हाई टाइड होता है, वो जो है वो न्यू मून और फुल मून के दिन बनता है। वो अर्थ के 6G पोजीशन में बनता है। 6G पोजीशन मतलब क्या, अर्थ मून और सन एक लाइन में होंगे। तो जो हमारा नीप टाइड होता है, नीप टाइड जो होता है हाईएस्ट टाइड का लोवेस्ट होता है, यानी जितने भी हाई टाइड होते हैं उसमें लोवेस्ट जो होता है वो नीप टाइड होता है। और स्प्रिंग टाइड जो होता है जितने भी हाईएस्ट टाइड होते हैं उसका हाईएस्ट टाइड होता है। और स्प्रिंग टाइड जो है वो एस से स्प्रिंग, एस से 6G पोजीशन, यानी न्यू मून और फुल मून के दौरान, अमावस्या और पूर्णिमा के दौरान प्राप्त होता है। जबकि नीप टाइड जो है क्वाड्रेंट पोजीशन में प्राप्त होता है। और स्प्रिंग टाइड जो है सबसे बेस्ट जो है वो न्यू मून यानी अमावस्या के दिन प्राप्त होता है, क्योंकि इस दिन जो होता है दोनों जो है वो अर्थ को अट्रैक्ट करते हैं। आप देख सकते हो अर्थ बिल्कुल किनारे है और मून और सन दोनों खींच रहे हैं अपनी तरफ। जबकि फुल मून में क्या होगा, मून इधर खींचेगा, अर्थ उधर खींचेगा। तो इसीलिए जो न्यू मून होता है अमावस्या वाला दिन होता है, जब चंद्रमा जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच में आती है, तो उस समय स्प्रिंग टाइड सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि अब मून और सन दोनों अपनी तरफ खींच रहे हैं। जबकि फुल मून में क्या होता है, मून अपनी तरफ खींचेगा, सन अपनी तरफ खींचेगा। तो स्प्रिंग टाइड हाईएस्ट न्यू मून में होता है सबसे ज़्यादा। स्प्रिंग टाइड्स अकर व्हेन सन मून एंड अर्थ आर इन स्ट्रेट लाइन। तो ये बिल्कुल सही है। सन मून और अर्थ जब स्ट्रेट लाइन यानी 6G पोजीशन में होते हैं तभी स्प्रिंग टाइड अकर होता है। ठीक है, लेकिन तीनों स्ट्रेट लाइन में तीनों जो है स्ट्रेट लाइन में तब होते चाहे न्यू मून हो चाहे फुल मून हो। लेकिन अगर इसमें क्लियरली दोनों ऑप्शन में दिया होता तो न्यू मून जो है सबसे बेटर ऑप्शन होगा। उसके बाद जो हाई टाइड है ओशियन में किसके द्वारा होती है, तो हाई टाइड जो है मून के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होती है। सन के भी ग्रेविटेशनल के फोर्स के कारण होती है, लेकिन वो बहुत कम होता है। तो इसमें सबसे बेटर ऑप्शन क्या होगा, मून का ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। उसके बाद अब हमारा जो टॉपिक है वो ओशियन ट्रेंचेज। ठीक है दोस्तों, ओशियन ट्रेंचेज मतलब ओशियन के अंदर पाए जाने वाले गर्त के बारे में। ओशियन का जितना भी रिलीफ है उसका 7% जो है ओशियन ट्रेंच पाया जाता है। तो अब डिफरेंट ओशियन में पाए जाने वाले ट्रेंच को मैंने एक साथ लिख दिया है जो एग्जाम में आए हैं। जैसे इंडियन ओशियन में कौन कौन से ट्रेंच पाए जाते हैं। इंडियन ओशियन में सुंडा ट्रेंच पाया जाता है, जिसको हम लोग जावा ट्रेंच भी कहते हैं, जो कि इंडोनेशिया के पास में है। ठीक है, यहीं से ही टीसुनामी जनरेट हुआ था। तो सुंडा ट्रेंच या जावा ट्रेंच, और उसके बाद डीमेंशिया ट्रेंच दोस्तों। इसको डाईमेंशिया भी कहते हैं इंडियन ओशियन में। तो इंडियन ओशियन में सुंडा, जावा एंड डाईमेंशिया ट्रेंच मिलता है। नॉर्थ पैसिफिक ओशियन में दोस्तों नॉर्थ पैसिफिक ओशियन में मैरियाना ट्रेंच या चैलेंजर डीप मिलता है, जो कि वर्ल्ड का डीपेस्ट ट्रेंच है या वर्ल्ड का डीपेस्ट पॉइंट है। 11 किलोमीटर लगभग है अंदर समुद्र तल से। उसके बाद मैरियाना ट्रेंच का शेप जो है वो क्रिसेंट शेप यानी चांद के आकार के है। और मैरियाना ट्रेंच जो है वो मैरियाना आइलैंड के पास पाया जाता है, जो कि फिलीपींस के ईस्ट में है। जो फिलीपाइंस कंट्री है उसके ईस्ट में मैरियाना आइलैंड है, वहीं पे मैरियाना ट्रेंच मिलता है। उसके बाद कुरियल ट्रेंच कहाँ पे मिलता है, अभी हमने देखा था कुरियल ट्रेंच जो है जापान के नॉर्थ में है। एल्यूसियन ट्रेंच दोस्तों यूएसए के अलास्का के पास में है। तो एल्यूसियन ट्रेंच जो है वो यूएसए में है। उसके बाद साउथ पैसिफिक के ट्रेंच कौन कौन से हैं, तो टोंगा ट्रेंच है। टोंगा
ट्रेंच जो है वो साउथ पैसिफिक का है। उसके बाद करमेडिक ट्रेंच जो है वो साउथ पैसिफिक में है, और अटकामा ट्रेंच जो है अटकामा डेजर्ट के राइट साइड में। तो साउथ पैसिफिक ओशियन का ट्रेंच कौन है, मेनली आपको याद रखना है कर्डमैक ट्रेंच का। नॉर्थ अटलांटिक ट्रेंच में एक इम्पॉर्टेंट ट्रेंच है पुएर्टो रिको ट्रेंच। पुएर्टो रिको ट्रेंच दोस्तों जो है वो जो हमारा कैरेबियन सी है वहाँ पे है। आप इस इमेज में साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की इमेज में देख सकते हो कि जो पुएर्टो रिको ट्रेंच है वो कैस्पियन सी के पास में है। और साउथ अटलांटिक ओशियन में क्या है, साउथ सैंडविच ट्रेंच है जो बिल्कुल साउथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के नीचे में है। ठीक है, तो यहाँ पे इन पांचों ओशियन में पाए जाने वाले ट्रेंच का नाम था। उसके बाद अब यहाँ पे ओशियन दिया है और उस ओशियन का डीपेस्ट पॉइंट दिया है। ये यूपी पीसीएस में क्वेश्चन आया हुआ है। तो पैसिफिक ओशियन का तो ऑब्वियस है कि मैरियाना ट्रेंच ही होगा, इससे गहरा तो पूरी दुनिया में कोई पॉइंट ही नहीं है पूरे अर्थ पे। तो पैसिफिक ओशियन का मैरियाना ट्रेंच है। अटलांटिक ओशियन का दोस्तों पुएर्टो रिको ट्रेंच है जो कि हमारा कैरेबियन सी में मिलता है। इंडियन ओशियन का तो वही एक ही है, जावा ट्रेंच है। और आर्कटिक ओशियन का जो है वो यूरेशियन बेसिन जो है, यूरोप और रसिया के कंबाइंड का जो बेसिन है, आर्कटिक ओशियन में जो यूरेशियन बेसिन है वो सबसे डीपेस्ट पॉइंट है। तो पैसिफिक का मैरियाना, अटलांटिक का पुएर्टो रिको, इंडियन का जावा एंड आर्कटिक ओशियन का यूरेशियन बेसिन। ठीक है, अब यहाँ से हमारा टॉपिक क्या स्टार्ट हो रहा है, पूरे वर्ल्ड में जैसे हमने इंडिया के रिवर्स देखे थे वैसे पूरे वर्ल्ड में पाए जाने वाले रिवर्स देखेंगे और फिर उन रिवर्स के किनारे बसे शहरों को देखेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो दोस्तों अगर हम एरिया वाइज देखें तो लार्जेस्ट रिवर कौन सा है पूरे वर्ल्ड का, अमेज़न है। तो लार्जेस्ट रिवर इन टर्म्स ऑफ ड्रेनेज एरिया अमेज़न रिवर है। और अगर हम लेंथ वाइज देखें तो ये दूसरे नंबर पे आता है। तो रिवर क्रॉसिंग इक्वेटर, कौन सी नदी इक्वेटर को 2 बार क्रॉस करती है दोस्तों, जो जायरे नदी है, जो कांगो नदी है, जो जायरे नदी है जिसको कांगो नदी भी कहते हैं, वह इक्वेटर को 2 बार काटती है। आप मैप देखोगे तो 2 बार कट करती है कांगो रिवर को। और कांगो रिवर जो है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है, क्योंकि फर्स्ट पे तो नाइल रिवर ही आता है जो कि वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिवर है। तो उसके बाद है इन चारों में लॉन्गेस्ट कौन सा है, तो दोस्तों अमेज़न, आमूर, कांगो और लीना रिवर में सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट क्या है, अमेज़न रिवर है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया है कुछ क्वेश्चन, जैसे पूरे वर्ल्ड में जो टॉप 4 लॉन्गेस्ट रिवर है उसका लिस्ट दे दिया है। तो नाइल रिवर जो है वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है, इसकी लंबाई 6650 किलोमीटर है। उसके बाद दूसरे नंबर पे अगर हम लेंथ वाइज देखें तो अमेज़न रिवर है जो 6400 किलोमीटर है। ठीक है, ये जो है अमेज़न रिवर जो है वो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की लॉन्गेस्ट रिवर है और पूरे वर्ल्ड की सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है। उसके बाद चाइना की यांगत्ज़ी रिवर आती है। तो यांगत्ज़ी नदी जो है वो 6300 किलोमीटर की लेंथ है। और उसके बाद फोर्थ पे आता है हमारा अमेरिका की मिसूरी रिवर। ठीक है, तो नाइल, अमेज़न एंड यांगत्ज़ी, इन तीनों को याद रखना है। तो यांगत्ज़ी जो हो जाएगा वो एशिया की सबसे लंबी नदी हो जाएगी। कंट्री इन ड्रेनेज एरिया ऑफ नाइल, दोस्तों नाइल नदी जो है वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट नदी है। ये 11 देशों से होकर गुजरती है। कौन कौन से, तो इसके तो एक तो हमने यूकेटी देखा ही था जो कि विक्टोरिया लेक में था, युगांडा, केन्या एंड तंजानिया। तो युगांडा, केन्या, तंजानिया 3 हो गए। सूडान, साउथ सूडान 5 हो गए। इथियोपिया 6 हो गया। बुरुंडी, रवांडा 7-8 हो गए। उसके बाद डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो 9 हो गया। और उसके बाद एरिटेरिया जो है वो 10 हो गया। और एक कौन सा छूट गया, इजिप्ट जो है 11 हो गया। तो इन 11 देशों से होकर नाइल रिवर जो है वो फ्लो करती है, मतलब नाइल रिवर और उसकी सहायक नदियाँ। अब इसमें चार्ट नहीं आएगा, ऑप्शन में चार्ट बार बार आ रहा होगा, इसलिए मैंने लिख दिया है, कन्फ्यूजन ना हो कि चार्ट जो कंट्री है वो चार्ट तो हमने देखा था ना कि लैंड लॉक्ड कंट्री है। और ये जो है वो अप्रॉक्सीमेटली वेस्ट अफ्रीका में आता है, वेस्ट अफ्रीका के पोर्शन में आता है। तो 4 रिवर इससे पास नहीं होता। तो नाइल रिवर जो है 11 नदियों से भरता है। यूकेटी, युगांडा, केन्या, तंजानिया, उसके बाद सूडान, साउथ सूडान, फिर बुरुंडी, रवांडा एक साथ हैं, फिर कांगो, इथियोपिया एंड एरिट्रिया। दोस्तों
जो नाइल नदी है वो दो नदियों के संगम से बनती है। एक साउथ में क्या है, साउथ में जो है वाइट नाइल नदी है। वाइट नाइल नदी का ओरिजिन जो है वो लेक विक्टोरिया है। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था लेक विक्टोरिया जो है 3 कंट्रियों के बीच में बॉर्डर बनाती है, यूकेटी, युगांडा, केन्या एंड तंजानिया। तो वाइट नाइल जो है लेक विक्टोरिया से निकलती है और विक्टोरिया जो है वाइट कलर की थी, तो ऐसे याद रख सकते हैं। वाइट नाइल लेक विक्टोरिया से है और ब्लू नाइल जो है लेक टाना से है। लेक टाना दोस्तों इथियोपिया में है। तो ब्लू नाइल इथियोपिया में लेक टाना से निकलती है और वाइट नाइल जो है वो लेक विक्टोरिया से निकलती है। ठीक है। उसके बाद असर्शन है कि इजिप्ट इज कॉल्ड गिफ्ट ऑफ नाइल। इजिप्ट को नाइल का वरदान कहा जाता है, बिल्कुल सही है। रीजन क्या है कि इट इज एन ओसिस ऑफ सहारा डेजर्ट, क्योंकि नाइल नदी जो है सहारा डेजर्ट में मरुद्यान यानी ओसिस है, तो बिल्कुल सही है। यही कारण है कि क्योंकि मरुस्थल के क्षेत्रों में नाइल नदी जो है पानी प्रोवाइड करती है, जिससे इरिगेशन, एग्रीकल्चर, पीने का पानी और दूसरी ज़रूरतें पूरी होती हैं, तो इसीलिए। और इजिप्ट जो है नाइल नदी के माउथ पे है, तो ढेर सारा पानी इसको मिलता है। तो ए सही है और आर ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। दोस्तों साल्वीन नदी कहाँ है? साल्वीन ईस्टर्न म्यांमार में फ्लो होने वाली एक नदी है जो तिब्बतन प्लेटू से निकलती है और गिरती कहाँ जाके? अंडमान सी में गिरती। ऑब्वियस है, अगर ये म्यांमार में है तो अंडमान सी में ही जाके गिरेगी। तो साल्वीन नदी ईस्ट म्यांमार में है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रिवर्स दिया है और दिया है कि फ्लोज इनटू, कहाँ पे गिरती है। तो दोस्तों लंदन की थेम्स नदी ऑब्वियस है नॉर्थ सी में गिरेगी। मेकांग नदी जो कि तिब्बतन प्लेटू पे निकलती है और सारे साउथ ईस्ट एशियन कंट्री से होकर गुजरती है। मेकांग नदी साउथ चाइना सी में गिरती है, क्योंकि आप देखोगे वियतनाम से होते हुए साउथ चाइना सी में गिर जाती है। वोल्गा नदी दोस्तों कैस्पियन सी में गिरती है। कैस्पियन सी जो है हमारा लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक है। और जाम्बेजी नदी दोस्तों जो जिम्बाब्वे और जाम्बिया के बीच में बॉर्डर बनाती है, जाम्बेजी नदी, ये आके हमारी इंडियन ओशन में गिरती है, क्योंकि ये ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती है। वोल्गा नदी साउथ डायरेक्शन में फ्लो करती है, कैस्पियन सी में गिरती है। मेकांग नदी भी साउथ फ्लो करते हुए साउथ चाइना सी में गिरती है। और थेम्स जो है वो साउथ ईस्ट में फ्लो करते हुए नॉर्थ सी में गिरती है। उसके बाद एशिया की कौन सी नदी है जो साउथ डायरेक्शन में फ़्लो करती है? तो दोस्तों आमूर नदी जो है नॉर्थ डायरेक्शन में फ़्लो करती है और ये चाइना और उसकी बॉर्डर बनाती है, किसका? चाइना और रसिया का। ओब नदी रसिया में है, नॉर्थ में फ़्लो करती है। लीना नदी भी रसिया में नॉर्थ में फ़्लो करती है। सब आर्कटिक ओशियन की साइड में जाती हैं। जबकि जो साल्वीन नदी है अभी हमने पढ़ा कि ईस्ट म्यांमार में है और ये अरेबियन सी में आके गिरती है, यानी साउथ में आके गिरती है। ठीक है। उसके बाद है एशिया का लार्जेस्ट नदी कौन सा है? तो एशिया का लार्जेस्ट नदी यांगत्जी नदी है, 6300 किलोमीटर, मैंने अभी बताया था। और ये जो है वो ईस्ट डायरेक्शन में फ़्लो करते हुए पैसिफिक ओशियन में गिरती है। तो ABCXYZ तक सबसे नदी एशिया की कौन सी है? यांगत्जी नदी है, यांगत्जी नदी। क्योंकि इंडस नदी की लंबाई दोस्तों जो है 2800 किलोमीटर है, ब्रह्मपुत्रा 2900 किलोमीटर है, हुआंगहो या येलो नदी चाइना की 5460 किलोमीटर है। तो अगर हम देखें यांगत्जी के बाद लंबाई में कौन सा आ रहा है? येलो नदी या हुआंगहो नदी आ रहा है। उसके बाद है यूकॉन नदी जो है कहाँ पे है? दोस्तों यूकॉन नदी जो है USA के अलास्का में है। मैकिंजी नदी जो है वो नॉर्थ वेस्ट कनाडा में है और ब्यूफोर्ट सी में गिरती है। मैंने इमेज में यहाँ छोटे से करके दिखाने की कोशिश की है। तो यूकॉन रिवर अलास्का USA में है। मैकिंजी नदी नॉर्थ वेस्ट कनाडा में है। सेंट लॉरेंस नदी दोस्तों जो है ग्रेट लेक से होकर गुजरती है और USA और कनाडा के बीच से बॉर्डर बनाती है। तो सेंट लॉरेंस रिवर जो है USA और कनाडा में है और यह जो है वो ग्रेट लेक्स को अटलांटिक ओशन से कवर करती है। एक काफ़ी ज़्यादा जलमार्ग विकसित हुआ है यहाँ पे। और ओरिनोको नदी कहाँ पे है दोस्तों? ओरिनोको नदी वेनेजुला और कोलंबिया में बहती है। यह जो है वो गुयाना हाईलैंड से निकलते हुए जाके अटलांटिक ओशन में गिरती है और ये नॉर्थ ईस्ट में फ़्लो करती है। ठीक है। तो ओरिनोको नदी कहाँ पे है? वेनेजुला एंड कोलंबिया में। यहाँ पे मैंने छोटी सी चित्र के माध्यम से दिखाने की कोशिश की है। उसके बाद जो 5 ग्रेट लेक्स हैं USA के, जो आगे आएंगे हमारे
ठीक है। उनमें में से एकमात्र लेक जो पूरी तरीके से यूएसए में है वो कौन सा है? बाकी लेक जो है यूएसए और कनाडा के बीच में है, लेकिन जो लेक मिशिगन है, मिशिगन लेक जो है वो इंटायरली यूएसए में है, और इसीलिए यूएसए में मिशिगन स्टेट भी बना हुआ है। दोस्तों सिर दरिया एंड अमूर दरिया रिवर जो है वो अराल सी में गिरती हैं। ये सेंट्रल एशिया की दो इम्पॉर्टेंट रिवर हैं जो अराल सी में जाके गिरती हैं। सिर दरिया, नामुर दरिया, आप इनको फ्लो की डायरेक्शन देखोगे तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती हैं। उसके बाद डैन्यूब एंड ड्नाइपर नदी, डैन्यूब एंड ड्नाइपर नदी जो है वो कहाँ पे गिरती है दोस्तों? ये ब्लैक सी में गिरती है। आल रिवर स्टार्टिंग विथ डी फॉल्स इनटू ब्लैक सी, ये याद रखना। यूरोप की जितनी भी डी से वाली नदियाँ हैं मोस्टली कहाँ पे गिरती हैं? ब्लैक सी में गिरती हैं। तो डैन्यूब नदी, ड्नाइपर नदी कहाँ पे जाती है? ब्लैक सी में जाती है, ब्लैक सी में गिरती है। दोस्तों जो डैन्यूब नदी है ये यूरोप का सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है आफ्टर वोल्गा, और इसका ओरिजिन जो है जर्मनी से है, और जर्मनी से उत्पत्ति होते हुए ब्लैक सी में जाके गिरती है। सोचो कितना लंबी नदी है यूरोप की। उसके बाद वोल्गा नदी जो कि यूरोप की लार्जेस्ट नदी है, ये दोस्तों कैस्पियन सी में गिरती है। कहाँ पे गिरती है? कैस्पियन सी में गिरती है, और इसका ओरिजिन क्या है? वल्दई हिल से। तो डी वाले सारे ब्लैक सी में होते हैं, और वोल्गा कहाँ पे? कैस्पियन सी में। यूराल रिवर दोस्तों जो यूराल माउंटेन से फ्लो करती है, ये भी कैस्पियन सी में ही गिरेगी, क्योंकि उधर कैस्पियन सी ही है। उसके बाद यहाँ पे रिवर्स दिया है और बोला है कि इम्पोर्टिंग इनटू, मतलब कहाँ पे खाली होते हैं। तो लीना नदी दोस्तों रसिया में, मैंने अभी बताई, आर्कटिक ओशियन में गिरती है, नॉर्थ फ्लो करती है। आमूर रिवर जो है वो रसिया चाइना के बीच में बॉर्डर बनाता है, ये पैसिफिक ओशियन में गिरती है। टिग्रिस नदी अभी हमने देखा था, टिग्रिस नदी जो है वो कहाँ पे है? ये टर्की में ओरिजिनेट होती है, एंड टर्की में ओरिजिनेट होती है और सीरिया से होते हुए इराक में आके गिरती है। इराक में आती है और फाइनली पर्शियन गल्फ़ में गिरती है। तो टिग्रिस नदी कहाँ पे गिरती है? पर्शियन गल्फ़ में गिरती है। और माही नदी जो है वो कहाँ पे गिरती है? अरेबियन सी में, गल्फ़ ऑफ खंबात में। तो माही नदी जो है एमपी से उत्पत्ति होती है, ऊपर नॉर्थ की तरफ जाती है राजस्थान में, और फिर गुजरात से होते हुए अरेबियन सी में गिर जाती है। और माही नदी वह नदी है इंडिया की जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है। उसके बाद कौन सी नदी रिफ्ट वैली में होकर फ्लो करती है? तो दोस्तों अमेजान, वोल्गा, इंडस एंड राइन नदी। ये हम पिछले भी देख चुके हैं कि राइन नदी जो है वो एक रिफ्ट वैली से होकर फ्लो होती है, और रिफ्ट वैली जहाँ पे बनता है उसके दोनों साइड में जो माउंटेन होते हैं उनको ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। तो जैसे हमने ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन जो कि जर्मनी में था, और वोल्गाज माउंटेन जो कि फ्रांस में था, ये दोनों ब्लॉक माउंटेन थे, और इसके बीच में जो रिफ्ट वैली थी उससे होकर राइन नदी फ्लो होती है। राइन नदी का ओरिजिन जो है वो स्विट्ज़रलैंड का एल्प्स है, और यह जो है नॉर्थ सी में जाके खाली होती है, नॉर्थ डायरेक्शन में फ्लो होते हुए। लॉपनोर लेक दोस्तों चाइना में है। आमूर रिवर जो है रसिया और चाइना के बीच में बॉर्डर बनाते हुए पैसिफिक ओशन में गिरती है। नाइजर नदी नाइजर में है जो कि वेस्ट अफ्रीका में है, और ये गल्फ़ ऑफ ग्वेना में गिरती है। टिग्रिस नदी दोस्तों ये टर्की में, मैंने बताया था कि टर्की के टॉरस माउंटेन से उत्पन्न होती है। तो टिग्रिस नदी टॉरस माउंटेन से उत्पन्न होते हुए सीरिया होते हुए इराक में गिरती है। और टिग्रिस नदी जो है वो यूरोफ्रेट, जो हमारा इराक की दूसरी नदी है यूफ्रेटिस रिवर, उससे इराक में मिलती है, और फिर दोनों पर्शियन गल्फ़ में मर्ज हो जाती हैं जाके। तो टिग्रिस नदी जो है वो टर्की ईस्ट टर्की के टॉरस माउंटेन से उत्पन्न होती है, सीरिया से होते हुए इराक में आके ये यूफ्रेटिस नदी से क्या करती है? यूफ्रेट नदी से मिलती है, और फिर ये दोनों जाके पर्शियन गल्फ़ में गिर जाती हैं। और इसके बाद ट्रॉपिक, कौन सी नदी जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन को 2 बार काटती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटने वाली तो माही थी, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन को 2 बार काटने वाली नदी क्या है? लिम्पोपो नदी है। दोस्तों लिम्पोपो नदी जो है वो हमें साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट में देखने को मिलता है, जो इंडियन ओशन में जाके पानी खाली होता है इसका। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन को 2 बार काटने वाली नदी लिम्पोपो नदी है। उसके बाद कंट्री व्हिच प्रोवाइड्स बेस्ट एग्जांपल ऑफ रेडिकल ड्रेनेज। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, श्रीलंका और जायरे में श्रीलंका वह देश है जो रेडिकल ड्रेनेज पैटर्न को प्रोवाइड करता है। दोस्तों रेडिकल ड्रेनेज पैटर्न का मतलब क्या होता है कि
जो माउंटेन है उसके चारों तरफ से नदियों के सोर्स हैं। यानी आप इस चित्र में देख रहे होगे तो एक सेंट्रल हाई पॉइंट है, उसके चारों तरफ नदियाँ फ्लो होती हैं। तो श्रीलंका जो है वो रेडिकल ड्रेनेज पैटर्न का एग्जांपल है। जैसे इंडिया में जो हमारा अमरकंटक हिल है वो भी रेडिकल ड्रेनेज पैटर्न का एग्जांपल है, क्योंकि उसके नॉर्थ में सोन रिवर है, ईस्ट में नर्मदा रिवर है और साउथ में कोयल रिवर है। उसके बाद है महावेली गंगा रिवर किस नदी में है? तो महावेली गंगा रिवर जो है वो श्रीलंका में है और यह श्रीलंका की लॉन्गेस्ट नदी है। तो श्रीलंका की लॉन्गेस्ट नदी, सबसे लंबी नदी क्या है? जैसे इंडिया की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र गंगा से बड़ा है लेकिन इसका ज़्यादातर पोर्शन तिब्बत में आता है ना, तो इंडिया की नहीं होगी लॉन्गेस्ट नदी। तो जिस तरह गंगा इंडिया की सबसे लंबी नदी, उसी प्रकार महावेली गंगा जो है वो श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। और इसको याद करने का ट्रिक क्या है? महावेली गंगा साउंड्स लाइक मलिंगा, जो बॉलर है। उसके बाद करेक्ट स्टेटमेंट दिया है, रिवर दिया है और कंट्री दिया है। तो ड्नाइपर रिवर अभी हमने देखा था कहाँ पे जाती है? ब्लैक सी में जाती है, और ब्लैक सी में ग्रेट रब से याद रखो यूक्रेन आता है। तो ड्नाइपर नदी के किनारे पे कौन सा देश है? ड्नाइपर नदी किससे होकर गुजरती है? यूक्रेन से। पो नदी दोस्तों इटली की है, राइन जर्मनी की है और रोन जो है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड। तो हमें ड्नाइपर तो याद रहेगा, यूक्रेन। पो को याद रखना है, पो इटली में है, राइन जर्मनी ये भी याद रहेगा, और रोन जो है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। उसके बाद दोस्तों मेकांग रिवर एक ट्रांस बाउंड्री रिवर है जो कि तिब्बतन प्लेटू से उत्पन्न होती है, लेकिन तिब्बतन प्लेटू के बाद तिब्बतन प्लेटू से चाइना, चाइना से म्यांमार, म्यांमार से लाओस, लाओस से थाईलैंड, से कंबोडिया, कंबोडिया से वियतनाम। तो मेकांग नदी जो है, इससे क्वेश्चन बहुत आता है, मेकांग वाला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मेकांग रिवर जो है वो इन सारे देशों से होकर गुजरती है। तो आप अगर देखोगे तो म्यांमार और लाओस और थाईलैंड और लाओस के बीच में इंटरनेशनल बॉर्डर का निर्माण करती है मेकांग नदी। और ये गिरती कहाँ है दोस्तों? ये वियतनाम से होते हुए वियतनाम और कंबोडिया में डेल्टा बनाती है और फिर कहाँ पे गिर जाती है? साउथ चाइना सी में। तो मेकांग रिवर एक ट्रांस बाउंड्री रिवर है जो तिब्बतन प्लेटू से होते हुए चाइना, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम है, और म्यांमार और लाओस और थाईलैंड के बीच इंटरनेशनल बनाती है। और मेकांग नदी का डेल्टा जो है वो कहाँ कहाँ है? तो ये कंबोडिया और वियतनाम दोनों देशों में है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट हो गया था 2022 का, जब प्रीलिम्स हुआ था यूपीपीसीएस का। ठीक है, तो कुछ लोगों ने वियतनाम लगाता है, कुछ लोगों ने कंबोडिया, कुछ लोगों ने दोनों, तो सही दोनों माना गया था। उसके बाद है जो इट्सका नाम से ग्लेशियर लेक है वो किस नदी का सोर्स है? तो दोस्तों इट्सका ग्लेशियर लेक जो है वो मिसिसिपी, यूएसए के मिसिसिपी रिवर का क्या है? सोर्स है। यह जो लेक है ग्लेशियर लेक इट्सका, यह मिसिसिपी रिवर का सोर्स है। और मिसिसिपी रिवर जो है वो गल्फ ऑफ मैक्सिको में क्या करती है? फ्लो होती है। मिसिसिपी रिवर फ्लोज इनटू गल्फ ऑफ मैक्सिको, और इसकी ट्रिब्यूटरी क्या है? रेड नदी इसकी जो है वो ट्रिब्यूटरी है। एट द माउथ ऑफ मिसिसिपी, दोस्तों जो मिसिसिपी रिवर है उसके माउथ पे बर्ड के पंजे के आकार का डेल्टा बनता है। तो ये पूछा जाता है कि बर्ड्स फूट टाइप डेल्टा किस नदी के मुंह पे बनता है? तो ये मिसिसिपी नदी के माउथ पे बनता है। गल्फ ऑफ मैक्सिको का शेप देखोगे तो वो भी बर्ड्स के फूट की तरह ही है। तो एट द माउथ ऑफ मिसिसिपी रिवर बर्ड्स फूट टाइप डेल्टा इज फॉर्म। उसके बाद है डॉन रिवर। तो डॉन रिवर दोस्तों जो है वो क्या है? ऑलरेडी इन ब्लैक सी। तो डॉन रिवर जो है ब्लैक सी के अजूब, सी ऑफ अजूब में गिरती है। एब्रो नदी जो है वो स्पेन में है और ये मेडिटेरियन सी में गिरती है, ईस्ट फ्लो होती है। और मूरे एंड डार्ले रिवर जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है। तो ये सारे जो है वो रिवर से रिलेटेड क्वेश्चन थे सब हमारे। ठीक है, हमें इसमें याद क्या रखना है कि डॉन नदी जो है सी ऑफ अजूब में। दोस्तों जब हम ब्लैक सी देखते हैं तो ब्लैक सी से छोटा सा एक स्टेट होते हुए सी ऑफ अजूब बन गया है ऊपर नॉर्थ में जाके, और उस सी ऑफ अजूब में डॉन रिवर गिरती है। एब्रो नदी दोस्तों ये स्पेन की नदी है, और मूरे एंड डार्ले कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की है। और आज जो हमारा लास्ट पेज है जहाँ पे हमने नोट्स बनाया है जितना जहाँ तक, तो ये है कि टाउन सिटीज अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ रिवर, मतलब कौन सी सिटी के किनारे कौन सा शहर या देश कौन सा सिटी या टाउन बसा हुआ है। तो दोस्तों सूडान की जो कैपिटल है हमने देखा था खार्तूम है। तो खार्तूम जो है वो नाइल नदी के किनारे पे, हमने अभी देखा था कि नाइल नदी
के क्षेत्र में सूडान और साउथ सूडान आता है। तो सूडान की कैपिटल खार्तूम जो है वो नाइल नदी के किनारे पे है। न्यूयॉर्क जो है वो हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है। जर्मनी का जो बर्लिन है ये एस्प्री नदी के किनारे पे बसा हुआ है। जर्मनी का बर्लिन कहाँ पे बसा हुआ है? जर्मनी का बर्लिन जो है वो एस्प्री नदी के किनारे पे बसा हुआ है। जर्मनी का बर्लिन एस्प्री नदी के किनारे पे बसा हुआ है। पेरिस का फ्रांस जो है वो सीन नदी के किनारे पे बसा हुआ है। पेरिस का सीन बढ़िया होता है, एफिल टावर है। उसके बाद ब्राज़ीविली जो नदी है दोस्तों, ब्राज़ीविली नदी जो कि कांगो की एक सहायक नदी है, ब्राज़ीविली नदी पे जायरे या कांगो बसा हुआ है। और रोटरडम नीदरलैंड का जो रोटरडम है ये ऑब्वियस राइन नदी के किनारे पे बसा हुआ है, उसकी माउथ पर ही है रोटरडम राइन पे। वंशिंगटन डीसी कहाँ पे दोस्तों? तो वंशिंगटन डीसी जो है वो पोटोमैक नदी के किनारे पे बसा हुआ है। और याद इसको रख सकते हैं, मैक एड्रेस आईपी से रिलेटेड होता है और यूएसए में सिलिकॉन वैली होता है। तो वंशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी के किनारे पे बसा हुआ है। स्पेन का मैड्रिड शहर जो है वो मंजानरेस नदी के किनारे पे बसा हुआ है। मंजानरेस नदी के किनारे पे मैड्रिड है। तो एम से मैड्रिड, एम से मंजानरेस। लाहौर पाकिस्तान का लाहौर रावी नदी के किनारे पे है। इटली का रोम जो है वो टाइबर नदी के किनारे पे, लंदन थेम्स के किनारे बसा है। ऑस्ट्रिया की राजधानी जो वियना है वो कहाँ पे है? वियना जो है वो डैन्यूब नदी के किनारे पे। जर्मनी का बोन शहर राइन नदी के किनारे पे, राइन पे बोन है और रोटरडम है। उसके बाद इजिप्ट का कायरो ऑब्वियस नाइल नदी के किनारे पे। ऑस्ट्रेलिया का जो पर्थ है वो स्वान नदी के किनारों पे है। बुडापेस्ट हंगरी का जो बुडापेस्ट है वो डैन्यूब नदी के किनारे है। और बेलग्रेड भी क्या है? बेलग्रेड जो कि सर्बिया की कैपिटल है वो भी क्या है? डैन्यूब नदी के किनारे पे। तो आप देख रहे हो जितने बी ए वी वाले हैं सब डी पे बसे हुए हैं, यानी वियना डैन्यूब पे है, बुडापेस्ट डैन्यूब पे है और बेलग्रेड डैन्यूब पे है। उसके बाद कीव, यूक्रेन का जो कीव है अभी हमने देखा था कि ड्नाइपर नदी जो है वो यूक्रेन से होके बहती है। तो यूक्रेन की कैपिटल कीव जो है वो कहाँ पे है? ड्नाइपर नदी के किनारे पे बसा हुआ। ये आ सकता है जो कि यूक्रेन, समझ रहे हो आप, युद्ध चल रहा है तो लगातार न्यूज़ में रहता है। तो कीव जो है वो ड्नाइपर नदी के किनारे पर। वैसे भी हम जा सकते हैं आल डी इन ब्लैक, ब्लैक में ग्रेट रब आर यू, यू से क्या होता था? यूक्रेन होता था। तो यूक्रेन का कीव ड्नाइपर नदी के किनारे पे। उसके बाद जर्मनी का जो हैम्बर्ग शहर है वो एल्ब नदी के किनारे पे है। चाइना का शंघाई जो है वो हुआंगफू नदी के किनारे पे। बैंकॉक थाईलैंड की जो कैपिटल है वो चाओ फ्रेया नदी के किनारों पे है। उसके बाद कंबोडिया की कैपिटल जो फनोम पेन्ह है, फनोम पेन्ह जो है वो कहाँ पे है? मेकांग नदी के किनारे पे है। वियतनाम का कैपिटल हनोई रेड नदी के किनारे पे है। यंगून म्यांमार का इरावदी नदी के किनारे पे। इराक का बगदाद टिग्रिस नदी के किनारे पे है। पोलैंड की कैपिटल जो वार्सवा है ये विस्टूला नदी के किनारों पे, कहाँ पे है? विस्टूला नदी के किनारों पे है। पुर्तगाल की कैपिटल लिस्बन जो है वो टॉगस नदी के किनारे पे है। एंटवर्प बेल्जियम का जो एंटवर्प शहर है वो सेल्ड नदी के किनारे पे है। किनसासू जो कि कांगो की कैपिटल है वो ऑब्वियस है कि कांगो या जायरे नदी के किनारों पे है। तो किनसासू कांगो की कैपिटल है। असनसियन जो है जो कि पैराग्वे का कैपिटल है, ये पैराग्वे नदी के किनारे पे। तो असनसियन जो है पैराग्वे का कैपिटल है, पैराग्वे नदी के किनारे पे है। बरसा इराक का जो है वो सट अल अरब नदी के किनारे पे है। नियामेव नाइजर की कैपिटल है, नाइजर नदी के किनारे पे है। और ऑस्ट्रेलिया की जो सिडनी है वो डार्लिंग नदी के किनारे पे। तो यहाँ तक हमारा नोट जो है वो बना हुआ था। अब आगे मैं बनाऊँगा तो फिर आगे की क्लास लूँगा। तो आज की जो हमने क्लास थी हमने उसमें रिवर्स के बारे में देखे, रिवर के किनारे बसे हुए शहर के बारे में देखे और हाइड्रोस्फीयर के बारे में देखा। तो आज की क्लास यहीं तक है। बहुत बहुत धन्यवाद।